Assalamualaikum everyone. Welcome you all to this 3-day session. I am Neha Malik, General Secretary of Quist Student Society. I will be your host of this event. In this event, we will learn something very useful skills like HTML, CSS, JavaScript, GitHub, and Tailwind CSS WordPress. Today is our first day session. We will start with HTML and basic introduction of CSS. In this session, you will learn real web designing skills, hands-on practice, able to create simple web pages and in and in the end you will get a certificate of participation after the submission of task. Now we will start our session. Assalamu alaikum everyone. This is Sadaf Metlo from Department of Computer Science Quiz नवाबशाह। तो आज हम अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे HTML से। HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन टू HTML। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML ये बिल्ड करती है वेब पेजेस को। जैसे हमारे वेब पेज पर होता है टेक्स्ट, इमेजेस और लिंक्स, इनको कैसे वहाँ पर शो करवाना है ये HTML के थ्रू होता है। और ये है कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है हमारे पास। ये जस्ट ब्राउज़र को बताती है कि हम जो कंटेंट अपना डाल रहे हैं, जैसे हमारी इमेजेस हो गई, लिंक्स हो गई या टेक्स्ट हो गया, वो ब्राउज़र पर कैसे शो करवाना है। ये हमारा इंट्रो हो गया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं हम HTML को क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास HTML ना होता तो ब्राउज़र को ये नहीं पता होता कि हम वेब पेज पर हमें क्या शो करवाना है। HTML हमारे वेब पेज पर टेक्स्ट, इमेजेस और लिंक को ऑर्गेनाइज करता है। तो ये हमारा HTML का इंट्रो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक ये एक सिंपल बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है जो हर HTML डॉक्यूमेंट कंटेन करता है। अब इसको हम कोड में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक एक्सटेंशन है इमिट इंस्टॉल। ये इमिट आप यहाँ पर इस आइकन को देखें, यहाँ पर एक्सटेंशन होते हैं, इसमें जाकर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इमिट इंस्टॉल कर दें। ठीक है। तो जब आप इमेज इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जब हम कोई टैग या इसमें डालते हैं तो इंटर प्रेस करने से हमारे पास आ जाते हैं। तो फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है, जिसमें ये कुछ 5 बेसिक चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक टाइप HTML है वो ब्राउज़र को ये बताता है कि HTML पेज पर ये बताता है कि ये HTML पेज है। जस्ट इसका यही काम होता है। और उसके बाद आता है हमारे पास HTML टैग। HTML टैग ये बताता है कि हमारा यहाँ से पेज स्टार्ट है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास टैग आते हैं हेड टैग और टाइटल टैग। जो भी हम टाइटल देते हैं हमारे जो भी वेबसाइट बना रहे हैं तो वो टाइटल हमारा शो होगा हेड टैग में। और जो टाइटल हम देते हैं वो हम टाइटल टैग में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लिखा होता है। हम कोई टाइटल देते हैं, जैसे हमने HTML बेसिक्स लिखा है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ब्राउज़र पर ये कैसे होता है हमारा शो टाइटल।
अच्छा था उसके बाद टाइटल, उसके बाद हम टाइटल के बाद आ जाता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग में मोस्टली हम जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, इमेजेस हो गया, पैराग्राफ हो गया या हेडिंग्स आ गई, वो सारी हम हमारे बॉडी टैग में आ जाती हैं। जैसे हमारा जो भी वेब पेज है उसमें जो भी कंटेंट हम डाल रहे हैं वो सारा हमारे बॉडी टैग में आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML टैग्स और एलिमेंट्स। तो HTML टैग्स क्या होते हैं? टैग्स लाइक लेबल्स होते हैं जो हमारे वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि उम, हमारे कंटेंट के साथ क्या करना है। जैसे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम पैराग्राफ टैग में लिखते हैं, और इमेज हम डाल रहे हैं अपने वेब पेज पर तो इमेज टैग में लिखेंगे। वो सारे हम टैग आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है? और टैग जो है हम इन एंगल ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं। और हमारे पास जो है मोस्टली टैग जो है पेयर्स में आते हैं, और एक उनका होता है स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। जो एंडिंग टैग होता है उनमें जैसे पैराग्राफ टैग है पी, तो उससे पहले हम स्लैश लगा देते हैं। तो ये शो करता है कि एंडिंग टैग है। और एच टी एम एल एलिमेंट क्या होता है? जैसे अब मैंने बताया कि ये टैग्स होते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं। ये ये हमने रखा पैराग्राफ, ये सिर्फ हमारे पास ये टैग है। उसके बाद HTML एलिमेंट्स। तो जब टैग में हम कोई भी कंटेंट वहाँ पर डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है H1 हेडिंग या पैराग्राफ भी आप कंसिडर कर लें, तो उसमें कोई भी हम कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट और पैराग्राफ, कंटेंट और हमारे टैग्स को कंबाइन करके हम कहते हैं कि ये HTML एलिमेंट है। जैसे हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, उसमें कंटेंट डाला है, तो इसको हम कहेंगे, इस पूरे को हम कहेंगे ये HTML एलिमेंट है। ये देखें आउटपुट में हमारे पास शो हो रहा है दिस इज पैराग्राफ, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडिंग्स इन HTML। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडिंग्स इन HTML। तो मोस्टली हेडिंग्स हमारे पास ये होती हैं, हेडिंग्स की लेवल्स होती हैं 6, H1 to H6। H1 हमारे पास लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 हमारे पास स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। H1 हम मेन हेडिंग जो देते हैं वो H1 में लिखते हैं, और H2 में सब हेडिंग होती है, ठीक है? तो और H3 से लेकर H6 तक हमारी सारी जो स्मॉलर हेडिंग होती हैं, जो हमारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? मोस्टली हम हेडिंग के लिए मेन हेडिंग और सब हेडिंग के लिए H1 और H2 यूज़ करते हैं। इनको हम कोड में देखते हैं। अब ये देखें आप, हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4, उसके बाद हेडिंग 5 और 6। ये देखें कि पहले हेडिंग 1 जो है वो मेन हेडिंग है, फिर सब हेडिंग इस तरह इनका साइज जो है वो कम होता जा रहा है। ये हेडिंग इसी तरह होती है, ये सिंपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैराग्राफ इन HTML। तो पैराग्राफ जो है हमारे जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, जैसे हमारे पास कभी कभी बड़ा टेक्स्ट होता है, तो उनको ऑर्गेनाइज करने में हमें हमें पैराग्राफ हेल्प करते हैं। पैराग्राफ टैग के लिए क्या कौन सा टैग यूज़ होता है? वो ये है पैराग्राफ टैग, ठीक है? अब सिंपल पैराग्राफ टैग का एग्जांपल ये है कि उसमें हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे दिस इज पैराग्राफ, और पैराग्राफ में हम मल्टीपल सेंटेंस लिख सकते हैं। अब इसको हम कोड में देख लेते हैं। ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ।
तो ये आप देखें दिस इज़ पैराग्राफ यहाँ पर आ गया। इसमें मल्टीपल टेक्स्ट भी आ सकता है, जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक लोरिम का हम डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर आप व्यू में जाएँगे और वर्ड रैप करेंगे तो ये हमारा सारा टेक्स्ट एक ही बार हमें नज़र आएगा। तो इसमें आप देखें मल्टीपल टेक्स्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट हम जब इमेज डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं ना तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें टेक्स्ट उठा कर देता है। एंड इसको देखते हैं आउटपुट में। ये देखिए हमारे पास मल्टीपल सेंटेंस आ सकते हैं पैराग्राफ में, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास आती है लिंक्स। लिंक्स को हम एचटीएमएल में एंकर टैग भी बोलते हैं। अब लिंक्स क्या होती हैं? हम एक वेब पेज से दूसरे पेज पर कैसे मूव कर सकते हैं, वो हमें लिंक के ज़रिए हम जा सकते हैं। हम लिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हम पैराग्राफ के लिए पी यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही हमारे पास टैग है एंकर टैग के लिए ए। अ, उसके लिए हमारे पास ए टैग है, जिसे हम एंकर टैग कहते हैं। और ए टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं, लिंक को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये है ये लिंक्स के लिए। और ए टैग में हमारे बेसिक सिंटैक्स ए टैग का हमारे पास ये बेसिक सिंटैक्स है, जिसमें आप देखें कि एक स्ट्रिप दिया गया हुआ है और यूआरएल। लिंक टेक्स्ट यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट दें वहाँ उसका ये यहाँ पर लिखेंगे, जैसे गूगल दे रहे हैं वो हम देख लेते हैं बाद में कोड में। और यूआरएल उसका यूआरएल देंगे। अब देखते हैं इसको कोड में कैसे होता है। अब ये मैंने पहले ही यहाँ पर गूगल का लिंक कॉपी कर दिया है। आप गूगल क्रोम पर जाकर उसका गूगल का जो है लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। ये एंकर टैग है, यहाँ एचटीएमएल में उसका यूआरएल डालते हैं, ठीक है? और गूगल यहाँ पर मैंने इसका लिखा है क्योंकि यहाँ ये लिंक है गूगल का। तो यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, किसी का जिसका भी यूआरएल हो उसका यहाँ पर टेक्स्ट डाल दें। और आप देखते हैं इसका आउटपुट में क्या शो रहा है। देखिए यहाँ पर गूगल आ रहा है। अब जब हम गूगल को क्लिक करेंगे तो हमें गूगल के टैब पर लेकर जाएगा। लिंक्स का मकसद ये है कि एक पेज से हम दूसरे पेज पर वेब पेज पर जाते हैं। तो आप इसको देखते हैं। गूगल को हमने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखें ये हमारे पास गूगल का पेज यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। लिंक्स हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इमेजेस। इमेजेस के लिए हमारे पास इमेज टैग होता है, जैसे हमने देखा पीछे पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है और लिंक्स के लिए एंकर टैग ए होता है और इमेजेस के लिए इसी तरह इमेज टैग होता है। तो इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग ये जब हम चाहें कि अपनी इमेज कोई भी हम अपने वेब पेज पर शो करवाना चाहते हैं तो हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि इमेज टैग बहुत सारे टैग हैं मोस्टली जो उनका ओपनिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। तो और कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो सेल्फ क्लोजिंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास इमेज टैग है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एक सेल्फ एंडिंग टैग है, ठीक है? और इमेज टैग का सिंपल ये एक सिंटैक्स है यहाँ पर। अब इसमें इमेज आप देखें इमेज टैग है जो वो इमेज को डिस्प्ले करेगा। अब इसमें सोर्स आ जाएगा, जब हम इमेज टैग कोड में लिखेंगे तो ये सब आ जाएगा उसका सिंटैक्स है। तो सोर्स में देखें, सोर्स का मतलब क्या है कि हम जब वो हमारी पिक्चर है या कोई इमेज है जो हम चाहते हैं कि शो हो हमारे वेब पेज पर, उसका हम पाथ लिखते हैं वहाँ पर या यूआरएल या जिस भी हमारे फ़ोल्डर में वो पड़ी है उसका हम पाथ लिख देंगे। और उसके बाद इसमें होता है अल्ट। अब अल्ट में क्या होता है, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो करता है। जैसे कभी-कभार नेटवर्क स्लो होता है या कुछ कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो उसके बदले वो टेक्स्ट शो होगा।
या फिर अगर ऐसा भी होता है कि अगर आपने पाथ गलत पाथ डाल दिया है तो हमारे पास वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होगा ताकि हमें पता चले कि हमने गलत पाथ दिया है। ठीक है, अब इसको इमेज को देख लेते हैं। इमेज को देखिए आप, तो सोर्स में हमने कहा कि पाथ देते हैं इमेज का। ठीक है, तो इमेज हमने आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यही इमेज हमने यहाँ पर लिख दी, इसका पाथ लिख दिया है। और अल्टरनेट टेक्स्ट में हमने लिखा है क्वेस्ट लोगो, क्योंकि ये हमारे पास इमेज है वो क्वेस्ट लोगो की है। ठीक है, जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए आप, हमारे पास क्वेस्ट लोगो आ गया। ठीक है, अब अब ये देखिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने पाथ यहाँ पर सही दिया है और हमारे पास नेटवर्क भी सही चल रहा है, तो इसलिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो तो जैसे मैं यहाँ पर गलत पाथ दे रही हूँ कुछ, क्योंकि मेरे नाम में ये तो नहीं है ना हाइफन वगैरह, तो अगर मैंने यहाँ पर गलत पाथ दिया तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होगा। देखते हैं आउटपुट में, ये देखें आप, यहाँ पर एक ये शो हो रहा है कि एक इमेज है जो कि यहाँ पर नहीं हुई डाउनलोड किसी वजह से, और ये क्वेस्ट लोगो है। क्योंकि हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखा था कि क्वेस्ट लोगो है, तो ये हमें ये आइडिया दे रहा है कि ये कोई इमेज है क्वेस्ट लोगो जो किसी वजह से यहाँ पर डाउनलोड नहीं हुई। तो इसकी वजह तो ये है कि हमने पाथ गलत दिया है। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं इसको। फिर से देखें आप, हमारे पास क्वेस्ट का लोगो आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा इमेज टैग भी हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट जो होती हैं बेसिकली यहाँ पर HTML में 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का दूसरा नाम है बुलेटेड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का दूसरा नाम है नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होती, वो जस्ट बुलेटेड में होती है, मतलब उस बुलेटेड ऑर्डर में होती है। और ऑर्डर लिस्ट जो है वो नंबर लिस्ट होती है जिसका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जैसे नंबर 1 2 3 इस तरह सीरीज वाइज में होती है वो। ठीक है, और यहाँ इसमें आप देख रहे होंगे ये इनके एग्जांपल हैं। ठीक है, एल आई अब क्या होता है, जिस इसका लिस्ट आइटम्स, ईच आइटम इनसाइड अ लिस्ट इज मार्क्ड विद एल आई टैग, मतलब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में ये एल आई लिस्ट आइटम्स होते हैं जो हम रख रहे थे। इसको हम कोड में देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, अब इसको हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट को, इसका आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास देखें आउटपुट आ गया, ये डॉटेड में होते इम्पुलेटेड लिस्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट को। ऑर्डर लिस्ट को देखें कि 1 2 3 और ये सीरीज वाइज में आ रही है, तो इसे इसलिए हम इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आ रहा है लाइन ब्रेक्स और हॉरिजॉन्टल रूल्स। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, तो उसमें एक वो न्यू लाइन पर चला जाए, कोई सेंटेंस न्यू लाइन पर चला जाए, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं ब्रेक टैग। और हम जब चाहें कि हमारे पेज पर लाइन शो हो इस तरह, जैसे हमारे हेडिंग के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है, इस तरह आप जब हम चाहें कि यहाँ पर लाइन शो हो रहे हो हमारे वेब पेज पर, तो हम एच आर टैग यूज़ करते हैं। और एच आर और बी आर टैग ये एम्प्टी टैग्स होते हैं और इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। ठीक है, अब इनको कोड में देखते हैं हम। जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा है
तो दिस इज सिंपल पैराग्राफ। और यहाँ पर हमने लिखा बी आर टैग, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग है तो इसका एक ही होगा, बी आर टैग और सिंपल पैराग्राफ। अब ये आप देखेंगे आउटपुट में कि दिस इज पैराग्राफ होगा और सिंपल पैराग्राफ ये न्यू लाइन पर शो होगा। ये देखिए आप, दिस इज पैराग्राफ और सिंपल पैराग्राफ न्यू लाइन पर आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया। उसके बाद कमेंट्स, HTML में कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं जो हमारे वेब पेज पर, कमेंट्स हमारे पास नोट्स होते हैं जो हमारे वेब पेज पर शो नहीं होते, और ये हमारे कोड को हाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारे वेब पेज पर विजिबल नहीं होते। और कमेंट का हमारे पास ये बेसिक सेंटेंस ये होता है। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी और हाइफन, ये इसका स्टार्ट ऑफ कमेंट होता है और ये वाला उसका एंड द कमेंट, ये कमेंट को एंड करता है। ठीक है, अब इसको कोड में देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे ये मैंने पूरा पैराग्राफ है, अब इसको कमेंट कर दिया, कंट्रोल स्लैश, इसको दबाएंगे हम तो हमारे पास एक कमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आउटपुट में ये दिस इज पैराग्राफ और सिंपल पैराग्राफ ये शो नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होता कमेंट करते हैं जिसको। एंड देखिए आप, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पहले था। ठीक है, ये कमेंट हो गया। और उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो हम अपने कोड को, जैसे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, इसलिए उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। और ये हम ये स्टाइल और फॉर्मेट करने को के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम टेक्स्ट को जहाँ पर हाईलाइट वगैरह करना चाहें तो इसकी मदद से करते हैं। ठीक है, इनके लिए ये कुछ टेक्स्ट हैं, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन, सिमाल और मार्क हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये मोस्टली ये इनके दोनों टेक्स्ट होते हैं, मतलब ओपनिंग टैग भी होते हैं और एंडिंग टेक्स्ट भी होते हैं। बोल्ड बोल्ड करता है सिंपल टेक्स्ट को, इटैलिक मतलब इटैलिक करता है, और अंडरलाइन अंडरलाइन आ जाती है टेक्स्ट के नीचे, और सिमाल मतलब टेक्स्ट हमारी सिमाल हो जाती है, और मार्क में वो हाईलाइटेड टेक्स्ट आती है हमारे पास। ठीक है, इनको हम टैग देखते हैं कोड में कैसे वर्क करता है। अब आप ये इशार का हमने नहीं देखा, वो आप देखें। इशार को देखें आप कि ये बॉटम पर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना, ये इशार टैग की वजह से आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को। ये देखें हमने लिखा बोल्ड, ये सारे हमने टैग लिखे हैं और उनके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब इनका हम आउटपुट देखते हैं तो ये देखें सिंपल टेक्स्ट। अब इनके ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि ये डिफरेंट लाइन पर आए ताकि हमें पता चले कि कौन किसका क्या वर्क है। तो उसके लिए हम ये इनके सब के बीच एक ब्रेक टैग लगा देंगे ताकि ये न्यू लाइन पर चला जाए। ठीक है, इसको हम सिंपल ब्रेक लिखकर और टेप दबाएंगे तो ये हमारे पास ये टैग लिख लिख जाएगा। ठीक है, ब्रेक। अब देखेंगे आप कि ये न्यू लाइन पर आ जाएगा। ये देखें सिंपल टेक्स्ट, ये सिंपल टेक्स्ट है, और ये मतलब ये बोल्ड टेक्स्ट है उसमें लिखा था जो टेक्स्ट, और ये इटैलिक है, अंडरलाइन टेक्स्ट, ये सिमाला टेक्स्ट, और हाईलाइटेड देखें आप, ये हाईलाइट हो रहा है टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आती हैं HTML में टेबल्स। तो टेबल्स क्या होती हैं? टेबल्स में जब हम रोज और कॉलम्स में डेटा को स्टोर करते हैं तो वो टेबल्स के ज़रिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे टाइम टेबल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, या प्राइस लिस्ट होती हैं, वो सब हम टेबल्स के ज़रिए बनाते हैं। ठीक है, उसका ये बेसिक सिंटेक्स है हमारे पास टेबल का। अब देखें कि यहाँ पर टेबल एक टेबल टैग है, उसका मतलब है टेबल कंटेनर। ये एक टेबल कंटेनर क्रिएट कर देता है, और उसमें हम टेबल रो का एक टैग लिखते हैं, और टेबल रो में हम जो चाहें, जैसे TR शो करता है टेबल रो को, TD करता है टेबल डेटा को। टेबल डेटा मीन्स हम उसमें टेबल में क्या रख रहे हैं, जैसे नेम हो गया, और ये हमारी जो भी डेटा हो गई, एज, जेंडर, ETC।
और टिप टीएच हम शो करता है टेबल हेडिंग को। और जो टेबल हेडिंग में मतलब जो हम किसी नेम, रोल नंबर और डिपार्टमेंट ये सब शो कर रहे हैं और उनका नेम का नीचे नेम के देंगे। तो जो ऊपर हेडिंग है, जैसे यहाँ आप एग्जांपल ले दें कि कोई टाइम टेबल है, सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं ऊपर, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होते हैं और सेंटर्ड होते हैं। ठीक है। और इसका कोड में देखते हैं हम कैसे वर्क करता है। इनका जब आप लिखेंगे टेबल, हम टैग लिखेंगे। हमने यहाँ पर देखें सिंपल एक टेबल टैग लिखा है, उसमें हमने 2 रो बनाई है, एक टीआर ये देखें और ये टीआर, 2 रो। तो पहली रो में हम चाहते हैं कि हमारे हेडिंग्स शो हो, जैसे नेम, एज, जेंडर, ये सब आप देखेंगे कि ये बोल्ड में होगा और बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होंगे। और उसमें नीचे हम चाहते हैं कि टेबल इनके नीचे इनका मतलब नेम जो है वो अली शो हो और टेबल डेटा में एज उसकी 21 शो हो और जेंडर उसका शो हो मेल। ठीक है। तो ये हम आउटपुट में देखते हैं। ये देखिए हमारे पास टेबल आ गया, नेम, एज, जेंडर, अली, 21 और मेल। ठीक है। अब इनके आप देख रहे हैं कि इनकी आउटलाइन भी आ रही है। ये क्यों आ रही है? ये इस वजह से आ रही है क्योंकि हम टेब के अंदर हमने ये बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि ये आउटलाइन दे देता है। अगर ये सिंपल, अगर हम ये बॉर्डर इक्वल टू 1 नहीं लिखते, ऐसे ही टेबल टेक का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में बॉर्डर शो नहीं होती। देखिए नहीं होगी। ये देखिए हमारे पास सिंपल डेटा है, टेबल फॉर्म है, लेकिन हमारे पास उसकी आउटलाइन नहीं दी हुई। ठीक है। टेबल हमारे पास हो गया। अब हमारे पास है फॉर्म्स और इनपुट। फॉर्म्स जो होते हैं हमारी इनपुट डेटा वेब पेज पर हमारे हम जो भी इनपुट देते हैं, जैसे हम आपने देखे होंगे फॉर्म्स, जब हम नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह या कुछ भी हम अपने इंटर करते हैं तो वो स्टोर होता है, इनपुट करते हैं ना हम, तो वो हम वो फॉर्म्स के ज़रिए इनपुट करते हैं। अब एचटीएमएल में हम फॉर्म का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो उसके लिए हम हमारे पास टैग है, फॉर्म टैग। ठीक है। जैसे पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग था और हेडिंग के लिए हेडिंग टैग, टेबल के लिए टेबल टैग था, इसी तरह फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्म टैग होता है। ठीक है। तो टैग के लिए बस उसका हमें में बेसिक सिंटैक्स आना चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ये, यहाँ से फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है। यहाँ तक। अब ये फॉर्म स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ। इसमें फॉर्म में एलिमेंट्स जो भी हम डाल रहे हैं, जो भी हम इनपुट करवाना चाहते हैं वो हम लिखेंगे, वो हम कोड में देखेंगे। ठीक है। अब फॉर्म यहाँ पर क्या शो कर रहा है? क्रिएट अ फॉर्म। यहाँ पर ये टैग है वो क्रिएट कर देगा फॉर्म। और एक्शन स्पेसिफाइज वेयर डेटा विल बी, मतलब इसका मतलब ये है कि एक्शन में हम क्या एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, वो जो भी हम फॉर्म में एक्शन परफॉर्म करवा रहे होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। इसको हम देखते हैं। अच्छा है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। पहले फॉर्म अब इनको हम मज़ीद पढ़ लेते हैं। फॉर्म के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम टेक्स्ट इनपुट करवा रहे होते हैं। कभी सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है, जैसे हमारा नेम हो गया और हमारी कुछ फादर नेम वगैरह इस तरह हो गया। और कभी कभी हम पासवर्ड इनपुट करवाते हैं। सबमिट बटन, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे पास सबमिट बटन सबमिट के लिए हो। और रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट एरिया, ये सब कैसे आएंगे? ये इनका सब का यहाँ बेसिक सिंटेक्स यहाँ पर नीचे दिया गया हुआ है। ठीक है। इनको हम ज़्यादा कोड में देखते हैं, वहाँ पर इजीली समझ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ए, यहाँ फार्म टैग हमने लिखा है एक्शन। हम एक्शन क्या परफॉर्म करवा रहे हैं? फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिया। ठीक है। अब हम जैसे हम यहाँ पर लिखा है हेड नेम, लेबल नेम, तो एक हमारे पास लेबल आ जाएगी, मतलब लेबल जो हम इनपुट करवा रहे हैं ना चीज़, उसके पहले हमारे पास नेम आ रहा है, क्योंकि हम नेम इनपुट करवाना चाह रहे हैं ना।
तो उसके आगे ने हमने लिखा इनपुट। इनपुट की हमें मतलब टाइप क्या होनी चाहिए, हम जो इनपुट कर रहे हैं वो टेक्स्ट में हो या नंबर से, किस तरह का हो। तो हम चाहते हैं कि नेम जो है हमारा टेक्स्ट में होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, ठीक है। और ये है प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास इनपुट बॉक्स आ जाएगा ना, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर क्या लिखना है। जैसे आपने फॉर्म्स में देखा होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ हम BR टैग लगाते हैं ताकि हमारे पास क्लियर हो। टेबल के बाद हम BR टैग लगाते हैं ताकि हमें इजीली फॉर्म नज़र आए, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास फॉर्म, ये लेबल है ये, और यहाँ पर ये जो ये पूरा बॉक्स, ये इनपुट बॉक्स है, उसके अंदर ये जो हमने लिखा है इंटर योर नेम, ये हमने प्लेस होल्डर में जो चीज़ हम लिखेंगे वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। और दूसरा हमने लेबल बनाया पासवर्ड का, और हमने इनपुट टैग लिया, उसमें हमने प्लेस होल्डर में इंटर पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। अब ये तो हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद लेबल हमने जेंडर का लिया। अब हमने देखा था यहाँ पर कि एक रेडियो बटन्स होता है, तो रेडियो वो कैसे यहाँ पर यूज़ होगा, जब हम एक लेबल लेंगे, उसके आगे हम इनपुट लेंगे। अब रेडियो रेडियो का काम क्या है, जैसे हम वहाँ पर टेक्स्ट ले रहे थे ना, तो यहाँ पर हम रेडियो का यूज़ करेंगे, रेडियो लिखेंगे। नेम क्या है, नेम हम लिखेंगे जेंडर, क्योंकि हम जेंडर का देख रहे हैं। अपने फॉर्म्स में देखा होगा ना कि मेल होता है, फीमेल होता है, तो उसमें कोई भी एक ही टिक होता है, हम टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा मेल, और इस हमने दूसरा इनपुट लिया, उसमें हमने लिखा फीमेल, ठीक है। ये दोनों हमने रेडियो बटन बना दिए। अब इनमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जेंडर हो गया, ये एक लेबल है, और ये इनपुट है जिसमें हमने मेल लिखा, और ये रेडियो, ये सर्कल है, ये रेडियो जो हमने लिखा था ना उसकी वजह से आ रहा है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ इनमें से कोई भी एक ही कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में होता है कोई भी एक कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फॉर्म तो उसके बाद हमारे पास एक और टैग है जो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट जैसे हमारे पास इनपुट टेक्स्ट है जो हम सिंगल लाइन में, ये देखें आप, हमारे पास ये एक ही लाइन में आ रहा है ना टेक्स्ट। ये अगर हम चाहें कि हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ लिखने हैं या कुछ, जैसे एड्रेस हो गई, तो वो तो ज़्यादा हो गई ना इससे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग का। उसमें हमने लिखा नेम मैसेज, कोई भी हम मैसेज इसमें इनपुट करवाना चाह रहे हैं, और प्लेस होल्डर में हमने लिखा है इंटर योर मैसेज, मतलब कोई भी जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो इसमें लिखते हैं आप, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया का हम देखते हैं। अब ये देखें आप, ये हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया बॉक्स है, ठीक है। ये सिंपल इस तरह है, लेकिन इस ये जो है ये बड़ा नहीं हो सकता है, इसमें मल्टीपल नहीं रख सकते हम। इसमें ये बड़ा हो सकता है, और इसमें अपनी मल्टीपल सेंटेंस की हम जैसे एड्रेस हो गया ऐसा, कोई भी वो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये वर्किंग भी कर रहा है। बस इसका मकसद यही होता है, ये मोस्टली एड्रेस के लिए यूज़ होता है, ये बड़ी या फिर कोई हम कॉन्टेक्ट के नीचे जो हम एड्रेस वगैरह देते हैं उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली ये तकरीबन हमारे हो गए। और उसके बाद हमारे पास आते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स हमें जो HTML हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जो HTML एलिमेंट क्या होते हैं, तो HTML टैग और टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उसे कंबाइन करके हम कहते हैं HTML एलिमेंट। अब उस HTML एलिमेंट के लिए एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मतलब इंफॉर्मेशन देना वो एट्रीब्यूट्स का काम होता है। जैसे और ये जो है वो हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं, जैसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है ना, तो हमेशा एट्रीब्यूट्स ओपनिंग टैग में ही यूज़ करते हैं हम। जैसे ये एचरीफ हो गया, सोर्स हो गया, अल्ट हो गया। एचरीफ हमने जो पीछे पढ़ा है कि एंकर टैग में हम लिंक में यूज़ करते हैं, और सोर्स हम इमेज टैग में यूज़ करते हैं जिसमें हम अपनी इमेज का सोर्स पाथ देते हैं। और अल्ट जैसे अल्ट मतलब अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन, तो अपनी जो इमेज में हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे रहे थे कि अगर वो किसी वजह से डाउनलोड नहीं हो रही तो उसके बदले वो शो हो टेक्स्ट,
ठीक है। और आईडी, क्लास, स्टाइल, ये सब हम जो है ये तीनों ये हम आगे CSS में जाकर पढ़ेंगे, इनको मज़ीद ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है। और वैल्यू, नेम, प्लेस होल्डर, ये जो आपने अभी देखा नेम, प्लेस होल्डर, वैल्यू, मतलब क्या वैल्यू इनपुट करनी चाहिए, ये तीनों आपने अभी हमने देखा है ये फॉर्म में कैसे यूज़ हुए, प्लेस होल्डर का कैसे यूज़ था वहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक, हमारे पास लास्ट टॉपिक है सिमेंटिक टैग्स इन HTML। ठीक है। तो बेसिकली सिमेंटिक की मीनिंग क्या होती है, इसका मीनिंग होती है मीनिंगफुल। ठीक है। मतलब टेक्स्ट को ये जो हम कंटेंट डाल रहे हैं उन उसका मतलब उन कंटेंट का पर्पस क्या है, वो टेक्स्ट ये ऐसे टैग होते हैं जो कि हमारे कंटेंट का पर्पस बताते हैं कि पर्पस क्या है। ठीक है। ये हमारी जो मॉडर्न HTML है ना उसका पार्ट है, ये टॉपिक उसमें आता है। ठीक है। तो ये ब्राउज़र्स, डेवलपर्स और स्क्रीन रीडर्स इनको ये हेल्प करते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करने, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम कोई अपना वेब पेज बना रहे हैं तो उसमें हम मल्टीपल डिव्स यूज़ कर रहे हैं। डिव भी एक, जैसे हमने पैराग्राफ पढ़ा था तो इस तरह का डिव टैग होता है। ठीक है। तो मल्टीपल हम टैग यूज़ करते हैं, जैसे इसी तरह में वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं होती। उसके बदले हम अगर सिमेंटिक टैग्स यूज़ करें, जैसे हेडर, नेम, मेन, सेक्शन, आर्टिकल और फुटर हो गया, तो ये एक गुड प्रैक्टिस है कि हम इनको यूज़ कर लें। हेडर मतलब हमारा जो हेड टॉप से पेज का जो टॉप सेक्शन होता है उसे हम हेडर कहते हैं। और नेव मोस्टली ये नेव बार के लिए यूज़ होता है, जिसमें देखा होगा आपने के होम सेक्शन जो ऊपर यहाँ से नहीं होती नेव बार, तो उसमें मोस्टली लिंक्स आ जाती हैं, नेविगेशन लिंक्स। किसी एक पेज से हम दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं इसी तरह। और मेन कंटेंट ऑफ द पेज आ जाता है। और सेक्शन मतलब अपने वेब पेज को हम सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कोई सेक्शन हो गया, बड़ी वेबसाइट पर होते हैं ना डिफरेंट सेक्शन, तो हम उनको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक सेक्शन बनाया मतलब एक वेब पेज पर मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल है और फुटर, तो बड़ी वेबसाइट पर आपने देखा होगा नीचे फुटर बना हुआ होता है, तो उसके लिए हम फुटर के टैग का यूज़ करें तो ये ज़्यादा गुड प्रैक्टिस है। ठीक है। अ, ये तो ये हो गया। ठीक है। बस ये इतना ही था, यहाँ पर ये हमारा सेशन एंड होता है HTML का। अब आपको कोई कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सदफ। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो लास्ट में पूछ सकता है। अब हम लोग CSS का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। Assalamu alaikum everyone. I am Ghulam Mustafa from Computer System Department. Today I will introduce you to CSS for beginners. सबको आवाज आ रही है? जी जी, आज आवाज हम आ रही है, आप स्टार्ट करें। तो in this session we cover these topics. We try to cover all topics on this session. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CSS इंट्रोडक्शन से। What is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper, or in other media. CSS have a lot work. It can control the layout of multiple web pages all at once, and external CSS are stored in CSS file. बेसिकली जो CSS है वो हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। हमारा जो HTML है, जो हमारा वेब पेज है, उसमें जो स्टाइलिंग करनी होती है वो हम CSS के थ्रू करते हैं। आगे चल के हम फ्रेमवर्क भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो हमारा बेसिक स्टाइल जो अप्लाई करते हैं वो हम CSS से करते हैं। जैसे कि मार्जिन हो गया, पैडिंग वगैरह,
वो सब हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। Why is CSS? CSS is used to define style for your web page, including the design, layout, and the variation in display for different devices and screen size. CSS को हम यूज करते हैं स्टाइलिंग के लिए, अपने वेब पेज के लेआउट को डिजाइन करने के लिए, अपने डिस्प्ले को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो मल्टीपल डिवाइसेस में प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। उसके अलावा आप आ जाएं CSS सिंटैक्स। CSS का जो बेसिक सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि हम जैसे आपको पढ़ाया होगा कि HTML में सिलेक्टर, ये हमारा H1 जो है, ये H1 हमारा सिलेक्टर है। इसको हम सिलेक्टर को बाहर लिखते हैं और कर्ली ब्रेस में हम डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन हमारी इस तरह से होती है, उसके लिए भी एक रूल है। फर्स्ट आप प्रॉपर्टी, देन कॉलन, देन आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्लोज करने के लिए आप सेमीकोलन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी क्लोज हो जाएगी और ये डिक्लेरेशन आपकी यूजेबल हो जाएगी। आप मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हैं सेमीकोलन से सेपरेट करके। The selector point to the HTML element you want to style. The declaration block contain one or more declaration separate by semicolon. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सेमीकोलन से हम सेपरेट करते हैं। Each declaration include a CSS property name value separate by a colon. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी और वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन को यूज करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है, और राइट साइड पे हम हमेशा वैल्यू अप्लाई करते हैं। Multiple CSS declaration are separate with semicolon and declaration block are surrounded by the curly brace. और इन डिक्लेरेशन को हम कर्ली ब्रेस में क्लोज करते हैं। ये सब हम तब अप्लाई करते हैं जब हम एक्सटर्नल CSS अप्लाई करें और इंटरनल CSS। जब हम बात करते हैं इंटरनल CSS की, तो हमें इंटरनली CSS अप्लाई करनी पड़ती है, यानी सिलेक्टर के अंदर ही। अब हम आ जाते हैं CSS selector. CSS selector are used to find or select the HTML element you want to style. CSS में जो सिलेक्टर काम करते हैं वो कुछ इस तरह से काम करते हैं कि वो पॉइंट आउट करते हैं उस एलिमेंट को जिसपे CSS अप्लाई करनी होती है। We can divide CSS selector into 5 categories. 5 categories: simple selector, select element based on a name, ID, class. जो हमारा सिंपल सिलेक्टर होता है वो एलिमेंट्स को लेता है विद द हेल्प ऑफ ID, क्लास और नेम। और कॉम्बिनेटर सिलेक्टर जो होता है हमारा, सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी वो रिलेशन के बेहाफ पे एलिमेंट को लेता है और उस पर स्टाइल अप्लाई करता है। और सूडो क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन दी सर्टेन स्टेट, वो स्टेट के हिसाब से एलिमेंट को लेता है और उस पर स्टाइल अप्लाई करता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा सूडो एलिमेंट सिलेक्टर select and style a part of an element. Attribute selector select element based on an attribute or attribute value. ये जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है ये हमारी एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यूज को लेता है और उसके थ्रू CSS अप्लाई करता है। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ टू ऐड CSS। व्हेन अ ब्राउजर रीड अ स्टाइल शीट it will form the HTML document according to information in style sheet. अगर हमें CSS ऐड करनी है HTML में, हमारे वेब पेज में, तो हमारे पास 3 वेज होते हैं उसके लिए। There are ways to insert CSS: external CSS, internal CSS and inline CSS. तो अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं इंटरनल CSS एक्सटर्नल CSS में क्या फ़र्क है इनमें। ये कुछ फाइल मैंने बनाई है, जैसे देखेंगे हमारी फाइल है, ये बेसिक सिंटैक्स तो आपको बता दिया होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम अप्लाई करना चाहते हैं इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS के लिए हम
हेड में क्या करते हैं, स्टाइल का टैग लेते हैं। स्टाइल में जो भी चीज अप्लाई करते हैं वो हमारी बॉडी में अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल H1 हेडिंग लेते हैं, ये हमारी एक हेडिंग आ गई है। अब अगर हम इस पे CSS अप्लाई करें तो हम इंटरनली कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट H1 को कॉल करके H1 को कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस हेडिंग को हमें बैकग्राउंड कलर देना है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये आप जैसे देख रहे हैं अप्लाई हो चुका है। अब इसी को हम थोड़ा और स्टाइल करें, जैसे बैकग्राउंड कलर तो कलर दे देते हैं वाइट। गेम 1 मिनट पारन का हैंड रेज किया, उससे पूछे। थोड़ा सा रिपीट करें इसको, HCSS को। कहाँ से रिपीट करूं? एक्सटर्नल CSS से। एक्सटर्नल CSS, सही सही। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड होते हैं CSS को अप्लाई करने के HTML में। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS और थर्ड होता है इंटरनल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं जिसमें हम CSS को लिखते हैं और उसको मल्टीपल पेजेस में अप्लाई करवाते हैं। और इंटरनल CSS में यह होता है कि हम एक स्पेसिफिक पेज पे जिस पे हमें CSS अप्लाई करनी है उसमें एक हेड में स्टाइल का टैग लेके उसमें CSS अप्लाई करते हैं। और इनलाइन CSS कुछ इस तरह से होती है कि जो भी हमारे सिलेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल H1 है तो यहाँ पे हम स्टाइल लेके यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इनलाइन मेथड। और इंटरनल मेथड हमारा ये हो जाता है स्टाइल वाला, और एक्सटर्नल मेथड हो जाता है, इसे हम सेपरेट फाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट CSS हमारी जो होती है ये एक्सटेंशन होती है बेसिकली। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर सर। तो अभी आ जाते हैं हम इस पे, इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक हेडिंग ली H1 और उसका कलर चेंज किया है हमने वाइट। और एक आपको मैं चीज़ बता दूं कि हम जब इस पे वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें जो कलर की वैल्यूज़ है वो रेड वाइट इस तरीके से नहीं लेनी होती। वो आपको मैं आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा कि हम RGB, हेक्स और HSL और HWB कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज यूज करके हम कलर अप्लाई करते हैं ताकि वो हमारे मल्टीपल पेजेस पे एक्यूरेटली अप्लाई हो सके। क्योंकि इसका जो बेसिक डिफरेंस ये है कि हम ये डायरेक्ट नेम लिख के कलर इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि मल्टीपल ब्राउजर होते हैं तो वो कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं कि उनका जो रेड कलर हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो हर ब्राउजर के लिए रेड कलर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। अगर हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं तो वो एक्यूरेटली प्रॉपरली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, यानी मजीद स्टाइल वगैरह अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको एक बटन की टाइप दें तो हमें इस पे बटन भी बना सकते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको आगे करवाता हूँ। स्लाइड के हिसाब से चलते हैं। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल इनलाइन। तो अभी हम आ जाते हैं, ये हमारी हो गई इंटरनल CSS। अभी हम आ जाते हैं एक्सटर्नल CSS पे। एक्सटर्नल CSS के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम अपनी फाइल को लिंक कराते हैं। जैसे कि ये मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई है style.css, इसको हम लिंक कराते हैं HTML में हेड में। फॉर एग्जांपल लिंक
स्टाइल शीट, हेरिफ। डॉट स्लैश जो है ये हमारी यानी जो फोल्डर हम खोल के रखते हैं उसी को कॉल करता है और वहाँ पे जो फाइल अवेलेबल होती है वो हमें शो करता है। अगर आपने किसी और फोल्डर में रखी है तो आप यहीं पर स्लैश देके उस फाइल को कॉल कर सकते हैं। ये हमारी फाइल कनेक्ट हो गई, चेक करते हैं। H1 बैकग्राउंड कलर इसको कुछ और दे देते हैं, ग्रीन। ग्रीन कलर वाइट कर देते हैं। अभी हम उस पर देखते हैं CSS को। ये देखें अप्लाई हो गई। इस तरीके को बोलते हैं एक्सटर्नल CSS, यानी आप एक्सटर्नली CSS अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी जो आती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हमारी जो होती है इंटरनल हो चुकी है, अब यानी इनलाइन को देखते हैं। इनलाइन जो हमारी CSS होती है इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम ये लिंक को भी हटा देते हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, ये हमारा सिंपल हो चुका है। अब हम इस पे यानी इनलाइन CSS को अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल हो गई हमारी, सेपरेट पेज पे हमने CSS अप्लाई करके उसको यानी HTML पेज पे अप्लाई किया। इंटरनल CSS को हमने अप्लाई किया उसी पेज पे हेड में स्टाइल टैग को लेकर। अब हम आ जाते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS जो बेसिकली होती है हमारी, वो हमारी होती है एक टैग में ही अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टाइल। स्टाइल के बाद मैं प्रॉपर्टी को डिफाइन करूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल कलर अप्लाई करना है। कलर के बाद अब उसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहीं से एक वैल्यू कर लेते हैं, ब्लू कर देते हैं। ब्लू करने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट जो है ब्लू हो चुका है। इस मेथड को बोलते हैं इनलाइन CSS। ये हमारी एक्सटर्नल CSS हो गई सेपरेट फाइल में। इंटरनल CSS हो गई हमारी उसी फाइल में हेड के अंदर स्टाइल का टैग लेके अप्लाई करना। इनलाइन CSS हमारी हो गई यानी एक सिलेक्टर के अंदर स्टाइल का टैग लेकर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को डिफाइन करना। और अभी हम आ जाते हैं CSS कमेंट्स। CSS कमेंट बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज अ आपको प्रोफेशनल वेब डेवलपर जब आप बनेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ तो हमें अगर कुछ ढूंढना होता है कि कहाँ पर किस कोड में हमने क्या किया है, वहाँ अगर हम कमेंट आउट करके डिफाइन कर देते हैं तो वो हमारा ब्राउज़र तो रन नहीं करता लेकिन हमें डीबगिंग करने में हेल्पफुल हो जाता है। जैसे ये देखें, कमेंट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड एंड मी हेल्प व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट द लेटर डेट। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउजर, यानी ब्राउजर हमारा जो है उसको इग्नोर कर देता है। ब्राउजर हमारा कमेंट को नहीं लेता। ये जस्ट हमारे डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल होता है ताकि वो अपने डिबगिंग अपने एरर को फिक्स कर सकें। आपने यानी कोड को फाइल्स हमारे पास काफ़ी लॉन्ग फाइल्स होती हैं, अपने यानी सर्च करके अपने यानी कमेंट आउट को सर्च करके उसको डिफाइन कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मेथड होते हैं कमेंट के। एक मेथड तो ये होता है कि यहाँ पे हम अप्लाई कर दें, ये हमारी हेडिंग हो गई, ये होती है सिंगल लाइन। एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है स्लैश। स्लैश के बाद हम ले लेते हैं स्टेरिक, फिर स्टेरिक फिर स्लैश। सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, ये थोड़ा होना तो चाहिए था।
एक मिनट यहाँ पे हम करके देखते हैं। देखो ये CSS अप्लाई होता है तो हाँ, ये स्टाइल के लिए होता है, और वो दूसरा जो मैंने अप्लाई किया था वो होता है हमारा बेसिकली HTML के बॉडी में होता है। यहाँ पे हम कमेंट आउट कर सकते हैं स्टाइल। इसमें यानी आपको एक और चीज सीख गए आपके, यहाँ पे जो हम यहाँ पर जो हम CSS अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो कमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी में अप्लाई हो रही है। हम इस कमेंट आउट को बॉडी में अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज मेरे जहन में भी नहीं थी, लेकिन अभी क्लियर हो गई मेरी भी। सो ये होती है हमारी यानी HTML के लिए कमेंट आउट करने के लिए, ये होती है हमारी CSS में कमेंट आउट करने के लिए। ब्राउजर इनको इग्नोर कर देता है, ब्राउजर इनको रीड नहीं करता। सो ये बेसिक चीज थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आगे चल के बहुत हेल्पफुल होगी। उसके बाद है CSS कलर। ये आपको मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कलर्स को हम वैल्यूज में असाइन करते हैं, यानी उनके नेम से असाइन नहीं करते। कलर आर स्पेसिफाइड यूजिंग द प्रीडिफाइंड कलर नेम RGB, हेक्स, HSL, RGBA, HSLA और values. CSS color values in CSS color can also specified using RGB values, hex values, HSL values, RGBA values and HSLA values. ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं कलर अप्लाई करने के, जो कि डिफरेंट लोकेशन यानी डिफरेंट जगहों पे हम अप्लाई करते हैं। वैसे देखा जाए तो आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि एक ही वैल्यूज को, एक ही हेक्स मेथड को क्यों क्यों नहीं यूज करते, इतने मल्टीपल को क्यों यूज कर रहे हैं। इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे यानी जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे जो स्टाइल अप्लाई करते हैं उनमें डिफाइन होता है कि यहाँ पे RGB कलर हम लेंगे, यहाँ पे हम हेक्स कलर को यूज करेंगे, अदरवाइज हम उसमें HSL को यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ आ जाते हैं, ये देख लें, ये हमारा कलर है, हमने ब्लू लिया था, ये हमारा RGB है, ये इसकी वैल्यूज हैं #000F। आपको ये इसको समझने के लिए आप ये समझें कि हैश एक आईडी की तरह है, और हैश एक आईडी है, और जो 000F है ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, आपने पढ़े होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर लेता है FF 000FF कर रहा है तो ब्लू कलर आ रहा है। अगर हम इसी वैल्यूज को अगर रेड पे लेके जाएं तो आप देख लीजिएगा, इस पे अभी वैल्यूज FF0, यानी ये वैल्यूज स्टार्ट होती हैं, रेड स्टार्ट होता है #FF0 से और ब्लू तक, यानी ब्लू में क्या आ जाता है, लास्ट में FF आ जाता है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट रेड से होता है, एंड ब्लू पे होता है। ये कुछ कलर का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए आपको एक और चीज मैं बताऊंगा कि आप जो एक कलर थ्योरी सीखें, क्योंकि आपको एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर काम करना है तो आपको कलर थ्योरी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कलर थ्योरी में क्या होता है कि आपको अगर एक वेब पेज बना रहे हैं तो उसमें बटन का कलर क्या होना चाहिए, हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, हेडर का कलर क्या होना चाहिए, फुटर का क्या कलर होना चाहिए, कंटेंट का कलर क्या होना चाहिए, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कलर मैच नहीं होंगे आपके यानी एज अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और फुली SEO वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी और वो आपकी इतनी फायदेमंद नहीं होगी। तो अब नीचे आ जाते हैं, CSS बैकग्राउंड। CSS बैकग्राउंड CSS background property are used to add background effect for the element। हमें अगर CSS में बैकग्राउंड अप्लाई करना है यानी इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो हम उसके कुछ मेथड्स हैं, उनको यूज करके हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। अगर हम देखें बैकग्राउंड कलर को, तो वो क्या करता है, हमारा जो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता है। और इसके अलावा हम देखें अगर
बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज को देखें तो वो क्या करता है, बैकग्राउंड इमेज हमारा यानी बैकग्राउंड में इमेज शो करा देता है। और बैकग्राउंड रिपीट क्या करता है, बैकग्राउंड रिपीट जो करता है यानी इसमें यह होता है कि हम अपने बैकग्राउंड को रिपीट करा सकते हैं, हम बैकग्राउंड को नो रिपीट करा सकते हैं, हम बैकग्राउंड को रिपीट एक्स करा सकते हैं, एक्स एक्स यानी हॉरिजॉन्टली, रिपीट वाई करा सकते हैं यानी वर्टिकली रिपीट करा सकते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट हमारा ये होता है कि बैकग्राउंड रिपीट ये भी इसी में आ जाता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। और बैकग्राउंड अटैचमेंट में हम जो स्क्रॉल और फिक्स दो दो हमारे पास यानी स्टेट होती हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट में। यानी हमारा एक पेज है, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है, इस पे देखिए कोई स्क्रॉल बार नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो फिक्स्ड है, अटैचमेंट उसका क्या है, फिक्स्ड है। अगर यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है तो ये हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट यानी क्या होगा, स्क्रॉल हो जाएगा यानी स्क्रॉल स्टेट में। और उसके अलावा हमारे पास होता है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये हमारी यानी मोस्टली यूज होती है। इसमें क्या होता है कि हम बैकग्राउंड में मल्टीपल मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज रिपीट अटैचमेंट पोजीशन सबको एक साथ यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल इसको भी अप्लाई करने का एक मेथड है, प्रॉपरली इसको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे बैकग्राउंड 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 उसके बाद बैकग्राउंड हमारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमारा आ जाता है कॉलन, कॉलन के बाद हमारे आ जाता है कलर, कलर कौन सा अप्लाई करना है, उसके बाद आ जाता है यूआरएल। यूआरएल क्या करता है, ये हमारा यानी इमेज को कॉल करवाता है। आपके सिस्टम फाइल से आप लिंक अप्लाई करेंगे तो लिंक से कॉल करेगा, आप इमेज अप्लाई करेंगे तो इमेज से कॉल करेगा। एक मिनट जी, किसी का क्वेश्चन है। मैं देख लेता हूँ। हम अभी ऐसा करते हैं, ये हमने कलर इमेज रिपीट अटैचमेंट पोजीशन इन प्रॉपर्टीज को देख लिया। अब हम इनको एक साथ अप्लाई करके देखते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, 10-20 हो गए। तो इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक डिव बनाएंगे, एक डिव बना लिया। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक हेडिंग ले लेंगे, H1 हेडिंग ले ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और पैराग्राफ ले लेंगे। सारी प्रॉपर्टीज को मैं एक साथ करा रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो उसको एक साथ ऐड करना पड़ेगा ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए। कोड ये आपको सिलेक्टर पढ़ाया होगा आपको। उसके बाद इसको हम क्लास दे देते हैं डिव को। कंटेंट कर देते हैं इसको, ठीक है, ये हमारी कंटेंट हो गया। H1 हेडिंग में हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं लॉरम 5, हमारा बेसिक टैग आ गया। उसके बाद हम कुछ कोड में कंटेंट लेते हैं, कोड में हम ले लेते हैं लॉरम एड, ये हमारा इसको बोलते हैं डेमो टेक्स्ट जो हम यूज करते हैं यानी प्रैक्टिस के लिए। ये यूजलेस होता है वैसे, यानी प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं अपना टाइम को यानी बचाने के लिए। पैराग्राफ में भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो इसको कर देते हैं डोरम 23 कर देते हैं। अप्लाई हो गया हमारा पैराग्राफ, इसके नीचे भी थोड़ा लिख देते हैं डोरम 6, ये अप्लाई हो गया, ये हो गया हमारा। अब ऊपर आ जाते हैं बेसिक, अभी हमारा जो HTML का जो बेसिक कंटेंट है वो हमारा हो चुका है। अब हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं CSS को। स्टाइल का टैग है हमारा, 10 मिनट। स्टाइल के टैग में हम सबसे पहले div
और कंटेंट कंटेंट पे CSS अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम div को कॉल करते हैं, div आ गया तो कलर कर देते हैं, कलर इसको कर देते हैं हैश FFF, ज़्यादा हो गई, ये आ गई हैश यानी वाइट कलर, और पेडिंग दे देते हैं फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, और डॉट कंटेंट ये भी हमारा सेम ही है, बट आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। डॉट कंटेंट क्लास हमारी सही अप्लाई हुई, div कहाँ पे मिस्टेक हुई है, div ओपन है, div क्लोज है, h1 क्लोज, पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज, कहाँ है यहाँ बॉडी HTML, लास्ट में मिस्टेक कहाँ आ रही है, वो हटा के देख लेते हैं। हाँ, हमने क्या किया, यहाँ पे भी पैराग्राफ लेना पड़ेगा अलग से, पैराग्राफ को भी कॉल कराना पड़ेगा, ऊपर वाले पैराग्राफ को कोड से पहले जी मैम, आपकी माइक ऑफ हो गई, आप ऑन कर दें। 1 मिनट, बस माइक ऑन हो गई। जी जी, ऑन हो गई। 1 मिनट, 1 मिनट में इसको दोबारा टाइप करता हूँ, कहीं इसमें इशू आ रहा है। दोबारा कर लेते हैं। पहले हम क्या लेंगे, पहले हम div लेंगे, div के बाद h1 में हम दे देंगे वैल्यूज lorem 6, उसके बाद हम आ जाएंगे div में एक पैराग्राफ दे देंगे, ये हमारा पैराग्राफ आ गया, और इस पैराग्राफ में वैल्यूज दे देंगे, टेक्स्ट दे देंगे lorem 9, और उसके बाद हम इसमें कोड इसमें दे देंगे lorem 8, ये आ गया हमारा। उसके बाद हम आ जाएंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम ले लेंगे कंटेंट को, फॉर एग्जांपल 23, lorem 23, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक हमारा पैराग्राफ क्लोज। अब हम इस पे स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं, हेड में आगे स्टाइल, स्टाइल स्टाइल के बाद हम इसमें पहले यानी div और कंटेंट को यानी कलर चेंज कर देंगे उनका, पहले करके देख लेते हैं वो वर्क कर रहा है तो फिर यानी हमारा प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। div इसका कलर कर देते हैं इसका, फॉर एग्जांपल हैश वाइट, उसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल, पिक्सल्स जो है हमारा यूनिट होता है यानी वैल्यूज को प्रेजेंट करने का। उसके बाद आ जाते हैं डॉट कंटेंट, क्लास हमने अप्लाई नहीं की तो क्लास अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्लास कंटेंट हमारी अप्लाई हो चुकी। यहाँ आएंगे डॉट कंटेंट
डॉट कंटेंट। उसके बाद हम इस पे इसको हाइट देते हैं, हाइट देते हैं फॉर एग्जांपल 2000 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो RGB में दे देते हैं ताकि कुछ तो डिफरेंस दिखे। और RGB में इसको कर देते हैं ब्लैक, RGB। RGB वैल्यूज, RGB ये भी कर सकते हैं हम। अब चेक करते हैं इस पे कुछ अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। इस पेज को ये देखें, इस पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक अप्लाई हो गया है। और अप्लाई हमने दो कलर किए थे, यानी एक यानी डिव में कलर अप्लाई किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमने डॉट कंटेंट में कलर अप्लाई किया बैकग्राउंड कलर, और ऊपर हमने कलर दिया वाइट। तो डिव में जो कलर दिया है वाइट, तो उसके लिहाज से टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट होना चाहिए। तो ये टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है। और डिव में हमने, और उसके अलावा जो क्लास जो है डॉट कंटेंट, उसमें हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया है, तो वो अप्लाई हो चुका है बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब हम इस पे आ जाते हैं इसकी बॉडी पे। अब इसकी बॉडी पे आ जाते हैं। आप भी काफी बोर हो रहे हैं, स्पीड काफी स्लो हो गई। बैकग्राउंड इमेज, अभी आपको यानी बैकग्राउंड इमेज कैसे देंगे वो आपको सिखाता हूँ। इमेज, इमेज 2 कर देते हैं, है ना। इमेज 2, इमेज 2। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर रिपीट कर देते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट ना हो। इसके बाद हम कर देते हैं बैकग्राउंड पोजीशन, दे देते हैं इसको बैकग्राउंड पोजीशन। पहले हम इसको डिफाइन कर देंगे कि कहाँ से देनी है। राइट, राइट के बाद हम इसको टॉप कर देते हैं, टॉप से देते हैं, टॉप। उसके बाद हम देते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। उसको हम कर देते हैं स्क्रॉल। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्जिन, मार्जिन कर देते हैं इसका 0, मार्जिन 0 हो गया। उसके बाद इसकी फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, या कुछ फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली दे देते हैं इसमें, ये दे देते हैं। चेक करते हैं कुछ डिफरेंस आया है, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये जो स्क्रॉल बार आया है, तो यहाँ पे हमारी यानी अप्लाई हुई है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। और ये देख लें, बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने स्क्रॉल की है। अब हम इसको फिक्स करते हैं, तो इस पे फिक्स हो जाएगा। फिक्स इसलिए नहीं हुआ कि हमने इसका रिपीट जो है नो रिपीट किया हुआ है, और राइट टॉप किया हुआ है, इसकी वजह से नहीं हो रहा। अदरवाइज हो जाएगा अगर आप इसको सेपरेटली अप्लाई करें तो। अगर आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट हैंड में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अभी टाइम तो इतना है ही नहीं, चलें इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रॉल, तो इसमें हमारा क्या क्या कवर हो गया इस चीज़ में। हमारा बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट हो गया। बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप हो गई। बैकग्राउंड स्क्रॉल हो गया। और मार्जिन, वो आपको मैं आगे और डिटेल में करवाता हूँ। फॉन्ट फैमिली भी रहती है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिक चीज़ें जो है ये आपको बस समझ आ गई होंगी। कमेंट में एरर आ गया शायद, हाँ सेव तो कर लें। सॉरी, ये यहाँ पर है, मैं गलत फाइल ओपन कर रहा था। ये आ गया स्क्रॉल बार। और अब हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड इमेज हमने सीख ली कि वो कैसे होगी।
हम URL लेंगे, उसमें यानी इमेज की लोकेशन देंगे और वहाँ पे इमेज बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगी। और बैकग्राउंड रिपीट में हम नो रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट एक्स रिपीट वाई कर सकते हैं। अटैचमेंट में हम स्क्रॉल कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, पोजीशन में हम उसकी पोजीशन दे सकते हैं। और उसके अलावा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनीवन? जिसको कोई क्वेश्चन है तो वो राइट हैंड करें तो हम उसकी माइक ऑन करेंगे। जी चले, अब जी, आए थे मोहसन CSS। रजा का क्वेश्चन है। जी, मोहसन जी रजा जी का बोले। क्वेश्चन है, वाट मार्जिन इज फॉर। मार्जिन किस लिए होता है? जी। मार्जिन जो होता है वो मैं आगे आपको और डिटेल में बताता हूँ। वो आपको मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। चले, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सबको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे ले लेते हैं H1 और हम 6। ये देख लें, हमारी एक हेडिंग है H1। ठीक है, ये हमारी एक हेडिंग है H1। ठीक है, मैं आपको अभी इस पे स्टाइल अप्लाई करके दिखाता हूँ और आपको इससे क्लियर हो जाएगा और भी। कलर कर देते हैं इसका वाइट और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू। ठीक है, कंट्रोल एस। यहाँ पे भी हमें हेडिंग शो हो जाएगी। देखें, यहाँ पे हमें हेडिंग शो हो गई है। इस हेडिंग में जो इनसाइड कलर है, ब्लू कलर है, ये हमारा जो होता है यानी यानी बॉक्स का इनसाइड 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 बॉक्स इनसाइड यानी बॉक्स के इनसाइड का स्पेस जो है उसको हम वहां पर जो अप्लाई करते हैं, वहां अप्लाई करते हैं पैडिंग। और इस बॉक्स से अगर बाहर हमें स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मार्जिन चाहिए लेफ्ट से तो हम क्या लिखेंगे? मार्जिन लेफ्ट। और अगर हमें मार्जिन चाहिए राइट से तो हम लिखेंगे मार्जिन राइट। अगर मार्जिन हमें टॉप से चाहिए तो हम लिखेंगे मार्जिन टॉप। मार्जिन हमें नीचे से चाहिए बॉटम से तो हम लिखेंगे मार्जिन बॉटम। फॉर एग्जांपल H1 पैडिंग 20 पिक्सल। जी, जी इनको ऐसे सिंपली बता दें कि मार्जिन जो यूज करते हैं हम एक स्पेस के लिए यूज करते हैं कि हम इतनी स्पेस से पेज से छोड़कर अपर से या नीचे से या राइट साइड या लेफ्ट साइड से छोड़ के आगे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं या कोई भी कंटेनर दे रहे हैं। एक मिनट, बस एक मिनट, अभी इनको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। यानी मार्जिन 20 दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, इधर देख लेता हूँ। सही है, यहाँ देखें, यहाँ कोई स्पेस नहीं है और यहाँ भी कोई स्पेस नहीं है। आपको इससे क्लियर हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। बेसिकली जो मार्जिन होता है वो हमारा होता है आउटसाइड दी CSS, यानी हमारे जो बॉक्स है उसके आउटसाइड पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। तो बस मार्जिन बॉडी बॉडी को देखते हैं। मार्जिन लेफ्ट चेक कर लेते हैं
10 पिक्सल। ये देखें थोड़ा सा स्पेस आया है ना इस जगह पे, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इतना स्पेस है और यहाँ पे थोड़ा सा उससे ज्यादा स्पेस आया है बॉडी में। ये जो स्पेस आया है आउटसाइड, इसे बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन बेसिकली हमारा काम करता है आउटसाइड देने के लिए, यानी आउटसाइड स्पेस देने के लिए, और पैडिंग हमारी काम करती है इनसाइड। जैसे मैंने इस बटन, इस हेडिंग के अंदर हेडिंग दी, यानी इसके इनसाइड स्पेस बढ़ गया। पैडिंग मैंने जस्ट पैडिंग लिखी तो उसने यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह से पैडिंग दे दी, हर जगह से स्पेस इंक्रीज कर दिया। बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट होता है, और आगे मैं आपको डिटेल में करवाता हूँ। बैकग्राउंड तो आपका क्लियर हो चुका होगा। बॉर्डर, बॉर्डर अभी कंटिन्यू करना है, तो बॉर्डर को कंटिन्यू करते हैं। ये आपको मैं मार्जिन आगे और डिटेल में कराता हूँ, डोंट वरी, इसकी टेंशन नहीं ले। बॉर्डर आपको करके दिखा देते हैं। बॉर्डर क्या है? The CSS border property allow you to specify the style, width, and color of an element border. The following values are allowed: dotted, define a dotted border. अगर हम dotted property अप्लाई करेंगे तो हमारे बॉर्डर पे dotted lines आ जाएंगी। डैश अप्लाई करेंगे तो डैश आ जाएंगी, सॉलिड अप्लाई करेंगे तो सॉलिड आ जाएगी, डबल अप्लाई करेंगे तो डबल आ जाएगी, और सो ऑन अप टू हेडिंग। हिडन हमारा यानी बॉर्डर हिडन हो जाएगा। हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं ये पूछना था, आप ये थोड़ा जल्दी से रिपीट करवाएं एक बार। अच्छा, चले हम रिपीट करवा देते हैं। बेसिकली सीएसएस हमारे लिए वो लैंग्वेज है, यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट है, जो कि हमारे एचटीएमएल में स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज होती है, यानी डिस्प्ले और स्क्रीन पेपर पे हमें रिस्पॉन्सिव लेआउट और वेब में स्टाइल शो करने के लिए। और अब आ जाते हैं सीएसएस को यूज क्यों करते हैं। सीएसएस को यूज करते हैं वेब पेज के डिजाइन और लेआउट को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एचटीएमएल में कोई स्टाइल नहीं होता। तो उसके लिए हम सीएसएस यूज करते हैं, ताकि हम उसको डिफरेंट डिवाइसेस में रिस्पॉन्सिवली प्रॉपर तरीके से अपनी वेब पेज को अट्रैक्टिव शो करा सकें। और उसके अलावा बेसिक सिंटैक्स आपको बता दिया था कि सिलेक्टर यूज होता है हमारा। सिलेक्टर हमारा कॉल सिलेक्टर के जरिए से हम सीएसएस को अप्लाई करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट आती हैं, वैल्यूज के बाद आती हैं, कोलन से सेपरेट हो जाती है प्रॉपर्टीज और वैल्यूज, और सेमी कोलन से पूरी डिक्लेरेशन सेपरेट हो जाती है। उसके बाद सीएसएस सिलेक्टर हमारे पास होते हैं, यानी फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट को जिसपे हमें स्टाइल अप्लाई करना होता है, और उसमें मल्टीपल सिलेक्टर्स होते हैं। सिंपल सिलेक्टर हमारा वो होता है जो कि आईडी क्लास के बेस पे होता है, जैसे मैंने आपको क्लास लेके शो कराई थी कोड में। चले वो तो मैंने हटा दी, मैं बता दूंगा आगे चल के आपको। क्लास यूज की थी, यानी डॉट स्लैश से हम डॉट और क्लास का जो नेम होता है, फॉर एग्जांपल कंटेंट था, डॉट कंटेंट से हम यहाँ पे सिंटेक्स में लिखते हैं, यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे कंटेंट, फिर सिंपली ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा क्लास का मेथड होता है। और उसके अलावा आईडी आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। आईडी हम यानी सिलेक्टर में डिफाइन करते हैं, और फिर उस आईडी के जरिए हम यहाँ पर उसमें सीएसएस अप्लाई करते हैं। आईडी और क्लास में बेसिकली जो मेन डिफरेंट ये होता है कि आईडी जो होती है वन टाइम यूजेबल होती है, और क्लास मल्टीपल टाइम। ठीक है। और कॉम्बिनेटर सिलेक्टर होता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशन। और क्लास क्लास सिलेक्टर जो होता है सूडो क्लास सिलेक्टर, यानी ये हमारी सर्टेन स्टेट पे बेस होता है। और सूडो एलिमेंट सिलेक्टर जो होता है स्टाइल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट सिलेक्ट। और जो हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है वो एलिमेंट बेस करता है एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यूज पे। और उसके बाद हमारे 3 मेथड होते हैं सीएसएस को अप्लाई करने के, यानी हमारे एचटीएमएल पेज पे एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस, एक होता है इंटरनल सीएसएस, और एक होता है इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस वो होता है जब हम एक सेपरेट पेज बना के उसको कनेक्ट कराते हैं हम अपने एचटीएमएल पेज से, और उस पर सीएसएस को अप्लाई करते हैं। इंटरनल सीएसएस हमारा वो सीएसएस होता है जैसे हम स्टाइल का टैग लेते हैं हेड में स्टाइल का टैग लेके उसी पेज पे सीएसएस को अप्लाई करते हैं। इनलाइन सीएसएस वो होता है जिसमें हम सिलेक्टर लेते हैं, सिलेक्टर के अंदर स्टाइल का टैग लेके प्रॉपर्टीज और वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद आता है सीएसएस कमेंट। सीएसएस कमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट।
फॉर डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द कोड। और इसमें क्या होता है, ये ब्राउजर के लिए रीडेबल नहीं होता, ये आपकी हेल्प करता है आगे कोड को अंडरस्टैंड करने में, आपको वैल्यूज को रिकॉल करने में। और उसके बाद हमारे पास CSS के कलर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट वेज होते हैं कलर्स अप्लाई करने के। RGB हो गया, हेक्स हो गया, HSL हो गया। और इसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज करते हैं। और इसमें हम क्या यूज करते हैं कि रेड रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 स्टेट होती हैं, इनको हम एडजस्ट करके कलर अप्लाई करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज अप्लाई करके RGBs को, यानी वैल्यूज को अप्लाई करके हम सेट करते हैं। इसमें परसेंटेज के हिसाब से सेट करते हैं, डायरेक्टली भी करते हैं। उसके अलावा आ गया CSS बैकग्राउंड, जिसमें आज हमने कवर किया बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन एंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। URL के थ्रू हम इमेज अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड रिपीट के लिए। हमें अगर बैकग्राउंड रिपीट नहीं करवाना होता तो नो रिपीट, अगर बैकग्राउंड रिपीट कराना होता है तो बैकग्राउंड रिपीट। ये उस स्टेट में आपको ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा जब आपके पास एक इमेज बिल्कुल स्मॉल होगी, और उसको आप अगर बैकग्राउंड रिपीट करेंगे तो मल्टीपल टाइम आपके पेज पे आ जाएगी। उसको अगर नो रिपीट करेंगे तो मल्टीपल टाइम नहीं आएगी, एक ही स्पेस पे आ जाएगी। बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप, यानी वो राइट और टॉप से अप्लाई हो जाएगा। और बैकग्राउंड अटेनमेंट स्क्रॉल फिक्स 2 होती है हमारे पास। उसके बाद CSS हाइट विथ, ये रह गया था, चलें ये बाद में कवर कर लेंगे, आज से हमारा यहाँ तक हुआ था। इसका भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। CSS हाइट विथ एंड मैक्स विथ में हमारे पास क्या होता है कि हम CSS में विथ प्रॉपर्टीज को यूज करके विथ को एडजस्ट करते हैं डिफरेंट सिलेक्टर्स की। फॉर एग्जांपल हमने H1 हेडिंग ली, H1 हेडिंग की हमें विथ को सेट करना है कि इसकी विथ मैक्स कर दें तो यहाँ तक आ जाएगी, इसकी विथ को हमें 80% करें तो यहाँ तक आ जाएगी। इसकी विथ को एडजस्ट करते हैं, हाइट को एडजस्ट करेंगे तो ये इसकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी। हाइट को यहाँ पे हम 500 पिक्सल करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगी। इसमें हाइट विथ 2 मेन चीज़ें होती हैं जिनको हम हेडिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर्स इमेजेस में अप्लाई कर सकते हैं इमेज को। किसी को क्वेश्चन है, माइक ऑन कर लें उसकी। आपने जो अभी तक पढ़ाया है उसकी PPTs वगैरह ग्रुप में आ जाएंगी? जी जी, ये आपको जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके बाद आपको कंप्लीट स्लाइड प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें इसमें चेंज करनी है, एडिट करनी है और कुछ ऐड करना है और भी, ये आपको प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल। ठीक। आप कमेंट दे सकते हैं आपको सेशन कैसा लगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ। बेसिकली जो CSS होती है HTML आपको यानी बहुत काम आती है आगे चल के। अभी AI का दौर है, बट आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो आप AI टूल्स को यूज़ करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग फाइल्स होती हैं उनकी, मल्टीपल प्लेसेस पे हमें वेरिएशंस होती हैं, उनमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो उनके लिए हमें CSS का, HTML का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टर कैसे होता है, डिक्लेरेशन क्या होती है, कहाँ पर क्लास है, कहाँ पर ID है, ID क्लास का डिफरेंस ही पता नहीं होगा तो आप मल्टीपल ID को यूज़ करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगी कहीं पे। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस सेक्शन को हम एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।